अली हसन। जी सर। ये कुंवर अहमद कहाँ गायब है? उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, वो पिक नहीं कर रहा। सर वो टेक्सला अपनी सिस्टर को छोड़ने गया हुआ तो वहाँ रश में फंसा हुआ होगा। अच्छा चलो ठीक है। आप लोगों को वीडियो क्वालिटी कैसी नज़र आ रही है जो मैं अभी स्क्रीन कैमरा ऑन किया हुआ है? सर 480 है। बस इसे भी गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि ये और वीडियो सेंड हो रही है और उसकी क्वालिटी डाउन हो रही है। खैर अभी तो इतना इशू नहीं है, मैनेज कर लेंगे। अच्छा, जो लोग मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं, ये मोबाइल पर आप लोग अपने जिस तरह जीमेल आप ऐड करते हैं प्ले स्टोर में या गूगल अकाउंट में, उसी तरह आपका स्टूडेंट आईडी भी ऐड हो जाती है। आप स्टूडेंट आईडी पर लॉगिन करें तो आपके पास एक वर्क प्रोफाइल अलग से क्रिएट हो जाएगा। तो उस वर्क प्रोफाइल में आपके पास अलग से मतलब कि वर्क मोड एक क्रिएट होगा। उसमें अलग से आपके पास एक प्ले स्टोर होगा, अलग से एक जीमेल का आइकन होगा, उसके साथ एक ब्रीफ केस का लोगो नज़र आ रहा होगा आपका। इसका मतलब है कि वो वर्क प्रोफाइल है आपका। और जब उसको इनेबल करेंगे नोटिफिकेशंस में से तो वो इनेबल हो जाएगा। और फिर आपने क्या करना है कि उस वर्क प्रोफाइल के प्ले स्टोर से गूगल मीट को डाउनलोड कर लें। वो गूगल मीट जो है आपकी स्टूडेंट आईडी पे चलेगा। जो लोग अभी अपने जीमेल के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, उनका इशू ये आएगा कि वो पहले रिक्वेस्ट करेंगे, मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूँगा तब वो ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने अपने वर्क प्रोफाइल से गूगल मीट को डाउनलोड किया है तो फिर आपको इशू नहीं आएगा। सर यूनिवर्सिटी की आईडी है वो गूगल पे नहीं लगती। डल जाती है। जिस तरह आप प्ले स्टोर पर लॉगिन करते हैं ना, जीमेल डालते हैं, उसी तरह वहाँ पे ऐड अकाउंट में जाएं और वहाँ पर यूनिवर्सिटी की डोमेन डालें। वो आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस और कुछ दो चार चीज़ें पूछेगा, बस उसको एक्सेप्ट करते जाएं। वर्क मोड का पूछेगा, उसको अलाउ कर देना आपने और नेक्स्ट कर देना है। वो आपका वर्क मोड इनेबल हो जाएगा और आपके पास अलहदा से एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी पर वर्क प्रोफाइल के नाम से। मैं उसकी स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है। तो आप यस फिर सर। उस तरह से मोबाइल पर ही अपना गूगल क्लासरूम भी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल पर ही गूगल मीट यूज़ कर सकते हैं यूजिंग स्टूडेंट आईडी। जिन लोगों के यस पास, सर। सर ये प्लीज स्क्रीनशॉट शेयर मैं कर कर देंगे ये दूंगा वाले। स्क्रीनशॉट। और जिन लोगों के पास हवावे के नए वो हैं मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो न्यू मॉडल्स हैं, उनको शायद इशू आया क्योंकि हवावे के जो न्यू मॉडल्स हैं वो गूगल की सर्विसेज को सपोर्ट नहीं कर रहे। और गूगल मीट जो है हवावे के अपने प्ले स्टोर पर मौजूद ही नहीं है। तो उनको फिर मजबूरी है उनके लिए, तो वो लैपटॉप के थ्रू ऑनलाइन होंगे। आपकी क्लास में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं? सर 36 37 तक होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में बस ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर जो भी लिया। जीसीआर पे है सर, जो भी जीसीआर पे हाँ, है। 35 वहाँ पर टोटल है और अभी 32 ने ज्वाइन कर लिया, तो बाकी बस हम स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, मैंने दो आईडीज़ के साथ लॉगिन किया हुआ है, एक मेरे लैपटॉप पर, एक मेरे मोबाइल फ़ोन पर है। मोबाइल फ़ोन पर मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ। तो जब मैं मोबाइल फ़ोन से कैमरा ओपन करके आपके साथ कुछ वीडियो शेयर करूँगा, तो आप लोगों ने फिर मेरी जो दूसरी वाली आईडी है उसका फ्रंट पे ले आना है, उसका आइकन पे क्लिक करना, उसको पिन कर लेना है, उसको फ्रंट पर ले आना है, ताकि आपको वीडियो फुल स्क्रीन पर नज़र आए। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। अ, सबसे पहले तो आज की जो लैब है वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन की लैब है। थोड़ा सा मैं आपको लैब के बारे में चीज़ें बताऊंगा, इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे सेटअप किस तरह का है। जो प्रॉपर लैब है वो तो नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट होगी। बेसिकली हमारे पास जो हाई वोल्टेज की लैब है, ये एक टेस्टिंग लैब है। यहाँ पर हम हाई वोल्टेज जनरेट करके डिफरेंट इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग करते हैं, और साथ साथ वोल्टेजेस को मेजर करने के डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं वो स्टडी करते हैं। मसलन कि आपने कोई चीज़ डिज़ाइन किया, फॉर एग्जांपल कोई हाई हाई पावर ट्रांसफार्मर आपने डिज़ाइन किया है। आप उसमें जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं कूलिंग के लिए, उसकी इंसुलेशन स्ट्रेंथ मेजर करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पर लैब में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस तरह आपने जो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया है, उसमें जो आपने कॉपर वायर यूज़ की है, आप उसकी इंसुलेशन स्ट्रेंथ मेजर करना चाहते हैं कि कितने वोल्ट पर जाकर उसकी इंसुलेशन ब्रेक डाउन होगी, कितना वो बर्दाश्त कर सकता है। तो वो इंसुलेशन स्ट्रेंथ हम मेजर करते हैं। सर्जेस जनरेट करते हैं। हमारे पास सर्जेस भी दो तरह के होते हैं। इम्पल्स वोल्टेज जनरेट करते हैं, लाइटनिंग इम्पल्स, स्विचिंग इम्पल्स, ट्रांजिएंट्स जिनको भी हम कहते हैं। डिफरेंट कंडीशन में ये जनरेट होती हैं। तो वो हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जनरेट करते हैं, अपने टेस्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, और उसका बिहेवियर नोटिस करते हैं कि कितने वोल्ट का सर्ज आएगा तो इक्विपमेंट जो है वो हमारा ख़राब हो जाएगा या उसकी इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगी।
फॉलो कर रहे हैं सब लोग? यस सर। यस सर। अच्छा। यहाँ पर लैब, चूँकि ये हाई वोल्टेज पे हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पर सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है सेफ्टी में वो आपकी अर्थिंग आती है। आपने जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको अर्थिंग प्रोवाइड करनी है, उनको ग्राउंड करना है। तो ग्राउंड करने के लिए आपने अगर यहाँ देखा होगा, जो डिपार्टमेंट के बाहर पीबीएल ऑन वाली साइड पर दो जंगले लगे हुए हैं, दो जगह पे ग्रिल्स लगी हुई हैं। वो ग्रिल्स के अंदर जो गटर टाइप के वो बने हुए हैं, वो गटर नहीं है, वो उसके अंदर वो अर्थिंग पिट्स बनी हुई हैं। अर्थिंग पिट्स के अंदर कॉपर के रॉड इंसर्ट किए जाते हैं। कितने गहराई तक कॉपर के रॉड इंसर्ट करने हैं वो डिपेंड करता है कि हम कितने हाई वोल्टेजेस या कितने हाई पावर इक्विपमेंट के साथ डील कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई लो पावर इक्विपमेंट्स हैं या घर के लिए हमने कोई अर्थिंग पिट्स बनानी है तो फिर तो हम 5 से 10 फुट तक भी रॉड इंसर्ट कर दें वो भी काफ़ी हो जाता है। लेकिन जहाँ पे हम ग्रिड स्टेशन लेवल, सब स्टेशन लेवल पे हम काम कर रहे हो, जिसमें हमारी हाई वोल्टेज की लैब है, ये तो 100 किलो वोल्ट्स में हम काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें अर्थिंग जो है वो बहुत सॉलिड चाहिए। मींस कि हमने अर्थिंग रॉड को इंसर्ट करना है बिल्कुल नीचे बोरिंग करके जहाँ तक पानी निकल आए। जब जैसे यहाँ पे इस्लामाबाद में 150 से 160 तक पानी निकल आता है, पानी जहाँ पर निकलेगा वहाँ तक हमने बोरिंग करनी है और फिर अर्थिंग रॉड इंसर्ट करना है। और अर्थिंग का जो प्रॉपर मेथड भी होता है, नीचे आपने चारकोल की एक लेयर डालनी है, फिर आपने वो बजरी डालनी है, फिर ऊपर आपने सैंड डालनी है, फिर आपने ऊपर मट्टी डालनी है। इस तरह की लेयर्स डालनी होती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा उसका प्रॉपर मेथड क्या होता है। अच्छा, फिर वो जो कॉपर रॉड्स आपने इंसर्ट किए हैं, आपने उसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी है कि अगर कोई फॉल्ट कंडीशंस आती है तो ये कितनी रेजिस्टेंस शो करेगा उस फॉल्ट को। क्योंकि करंट ने फ्लो होना है तो हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कम से कम हो ताकि मैक्सिमम करंट अर्थ की तरफ फ्लो करे, ग्राउंड हो जाए मैक्सिमम करंट। और जो बंदा इक्विपमेंट को यूज़ कर रहा है और जो इक्विपमेंट की अपनी सेफ्टी है वो हम मेक श्योर करते हैं कि इक्विपमेंट में से कोई फॉल्ट करंट ना फ्लो करे। इंसान जो यूज़ कर रहा है, उसे पर्सन ऑपरेटर जो है, उसमें से कोई फॉल्ट करंट फ्लो ना करे ताकि वो उसको करंट ना लगे। तो हमने ये मेक श्योर करना होता है कि हमारी अर्थिंग रेजिस्टेंस कम से कम हो ताकि सारे के सारा फॉल्ट करंट हमारे ग्राउंड हो जाए। तो अब वो अर्थिंग की रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास मीटर है, उस मीटर का नाम मैगर है। जो मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है ये देखने में कुछ इस तरह का होता है। अब मैगर क्या करता है कि मैगर आपको उस अर्थिंग पिट की रेजिस्टेंस मेजर करके देगा। इसमें 3 इसकी प्रॉब्स होती हैं। एक वोल्टेज की प्रॉब होती है, एक करंट की प्रॉब होती है और एक अर्थिंग इलेक्ट्रोड की प्रॉब होती है। आप इसको कनेक्ट कैसे करते हैं वो डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है, जो उसके ऊपर कंट्रोल्स हैं। आपके पास नॉइज़ मेजरमेंट की ऑप्शन है, जो आपकी ग्राउंड्स के थ्रू नॉइज़ सिग्नल ये रीड करेगा, वो भी मेजर करके बताएगा आपको, लेकिन वो फिलहाल उसको इग्नोर करें। 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, हम 2 पॉइंट भी मेजरमेंट्स ले सकते हैं, 3 पॉइंट्स भी मेजरमेंट्स ले सकते हैं। इसके दरम्यान में डिफरेंस मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। वोल्टेज लेवल 25 वोल्ट और 50 वोल्ट। 25 वोल्ट हम कब यूज़ करते हैं, 50 वोल्ट हम कब यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारी जो सॉइल है अर्थिंग पिट के अराउंड उसकी कंडीशंस क्या हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्राई कंडीशंस हैं, जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो हम 50 वोल्ट सेट करते हैं। और अगर हमारे पास सॉइल जो है उसमें नमी ज़्यादा है, जो कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ पर नमी ज़्यादा है, तो फिर हम 25 वोल्ट यूज़ करते हैं। ये ऑन द स्पॉट देख कर डिसीजन ले लेते हैं हम। और जब ये डिसीजन ले लेंगे हम अपना वायरिंग सेटअप कर लेंगे, फिर हमने टेस्ट का बटन प्रेस करना है। टेस्ट का बटन दबाएंगे तो वो 3-4 सेकंड में आपको रेजिस्टेंस मेजर करके दिखा देगा। ठीक है, ये मैं आपको फिजिकली मीटर दिखा भी दूंगा। अच्छा, इसके जो वायरिंग डायग्राम है, जो जो कनेक्शन पॉइंट दिए हुए हैं वो 3 है। हमारे पास जो लैब में मीटर अवेलेबल है उसमें 3 है। इसमें कुछ मॉडल आते हैं जिसमें 4 भी होते हैं, तो हमारे पास 3 वाला मीटर अवेलेबल है। एक एक इसमें प्रॉब होती है जो ग्रीन प्रॉब है, ये अर्थिंग इलेक्ट्रोड है, जो हमने कॉपर का रॉड इंसर्ट किया हुआ ग्राउंड में। हमने उसकी जिसकी रेजिस्टेंस हमने मेजर करनी है, ये ग्रीन प्रॉब वहाँ कनेक्ट होगी। उसके बाद ये येलो प्रॉब है, इसको पोटेंशियल प्रॉब कह लें, पोटेंशियल स्टैक कह लें, जो मर्जी कह लें। ये कनेक्ट हो गई सॉइल, ये हम इंसर्ट करते हैं सॉइल में। इसी तरह जो रेड वाली है ये करंट स्टैक है या करंट प्रोब है, ये भी हम सॉइल में इंसर्ट करते हैं।
अब इंसर्ट कैसे करनी है वो उसकी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। इसके अलावा एक फोर्थ इसका पॉइंट भी होता है, ये वाला हमारे पास हमारे मीटर में नहीं है। इसकी फंक्शनैलिटी मैं आपको बताता हूँ सर कितनी सर यूज़ वो होगी। ऊपर 128 हर्ट्स लिखा हुआ है यहाँ फिगर में। वो मैं बता ये रहा हूँ यहाँ आपको। इसके डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, जैसे हमारे पास जो मॉडल है वो 3 पॉइंट वाला है, और उसकी शेप कुछ इस तरह की है बैक साइड से, ठीक है, 3 पॉइंट्स उसके ऊपर होंगे। इस तरह जो अभी पहले मैंने आपको दिखाया, इसमें एक चौथा पॉइंट भी आता है, वो हमारे पास नहीं है लैब में। और इसी तरह इसमें एक ये भी है, इसमें भी 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसकी अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं। इसमें एक ये हमारे पास है, ये 5 पॉइंट है। जो 5th पॉइंट है वो पावर सप्लाई का, मतलब रिचार्जेबल बैटरीज भी इसके अंदर डल जाती हैं। हमारे पास तो सिंपल रीयूजेबल सेल्स होते हैं। और इसी तरह आपके पास ये भी 5 पॉइंट वाला है, ये भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास 3 पॉइंट वाला भी है। मैं इसकी डायग्राम आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। अगर आपने 2 पॉइंट यूज़ करना है तो 2 पॉइंट आपने कहाँ यूज़ करना है, जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, ये आपके पास एक नलका है, पाइप है, ड्रेन का जो भी पाइप है। आप इसको एज अ ग्राउंड यूज़ करते हैं। अक्सर जगहों पे ऐसे होता है कि जो आपके मेटल के पाइप्स होते हैं उन्हीं को आप ग्राउंड यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो आपका ग्राउंड है, आप इसकी रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, तो आप अपना जो ग्रीन वाली लीड है वो अपने इस मेटल पाइप के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो रेड वाली लीड है उसको सॉइल में थोड़ा सा डिस्टेंस पे, कम से कम 10 फुट का डिस्टेंस पे आप कनेक्ट करेंगे। और मीटर पे जो सिलेक्शन है वो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर सिलेक्शन आप P2 करेंगे, क्योंकि हम 2 पॉइंट सिलेक्शन कर रहे हैं, 2 पॉइंट मेजरमेंट्स कर रहे हैं। और टेस्ट का बटन प्रेस कर देंगे, वो आपको इन दोनों के बीच में रीडिंग मेजर करके दिखा देगा कि रेजिस्टेंस कितनी आ रही है सॉइल की। अब जो वो सिग्नल है वो बेसिकली एक डीसी सिग्नल होता है, लेकिन वो पल्सेटिंग डीसी होता है विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 128 हर्ट्ज, ठीक है। वो पल्सेटिंग सिग्नल होता है 128 हर्ट्ज का। इसी तरह अगर आपने 3 पॉइंट यूज़ करना है तो 3 पॉइंट का यूज़ करने का मेथड ये है, इसमें आपके पास एक ग्रीन वाला जो ग्रीन वाली प्रोब कनेक्ट होगी उस कॉपर रॉड के साथ जिसकी आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी है। फिर आपके पास पोटेंशियल स्टैक आएगा P2, और इसी तरह करंट स्टैक आएगा C2, पोटेंशियल प्रोब और करंट प्रोब। अब ये आपने कनेक्ट कैसे करनी है, जो करंट स्टैक है इसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले जाते हैं। लेट सपोज 10 फीट पे आपने लगा लिए करंट स्टैक को। उसके बाद आपने क्या करना है, पोटेंशियल स्टैक को अपने अर्थ इलेक्ट्रोड और करंट स्टैक के बीच में डिफरेंट पॉइंट्स पर लगा कर मेजरमेंट्स लेनी है। फॉर एग्जांपल आपने 10 मेजरमेंट्स ले ली, एक एक फुट के गैप से 10 मेजरमेंट्स ले ली, उसका आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया, डिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टेंस। डिस्टेंस के जितना ज़्यादा डिस्टेंस आपका अर्थ इलेक्ट्रोड से दूर होता जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जाएगी। फिर आपने उस ग्राफ में देखना है कि कर्व आपकी फ्लैट किस जगह पर है। जिस जगह पे कर्व आपकी फ्लैट आ जाएगी वो आपकी एक्यूरेट रेजिस्टेंस होगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जितना भी आपने करंट स्टैक का डिस्टेंस लिया है उसका 0.67 उसका 67%, 67 बनता है आज, मतलब उसका फॉर एग्जांपल परसेंटेज में पता नहीं क्या बना। 10 फीट पे आपने रखा है तो उसको आप 6.7 फीट पे पोटेंशियल प्रोब को लगा दें। 100 फीट पे अगर आपने रखा है तो 67 फीट पे आप पोटेंशियल प्रोब को, मीन्स के 67% डिस्टेंस पे आप लगा दें पोटेंशियल प्रोब को, तो वो आपको एक तकरीबन वही रीडिंग दे देगा अप्रॉक्सीमेटली। वो रीडिंग आपकी वही एवरेज वाली रीडिंग होगी जो आप ग्राफ में से निकालेंगे। इस समझ आइए इस पॉइंट की, कुछ कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी इसमें? किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। सर ये डायग्राम जरा मीटर में दोबारा रिपीट कर दे। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि आपके पास एक तो इलेक्ट्रोड अंडर टेस्ट है जिसकी आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी है, ठीक है। और आपके पास दूसरा मीटर है, मीटर के ऊपर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। उनमें से जो ग्रीन वाला पॉइंट है उसको आपने कनेक्ट करना है उस इलेक्ट्रोड के साथ जिसको आपने टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसकी आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ग्रीन पॉइंट कनेक्ट हो गया C1 इस पॉइंट के साथ। फिर आपके पास 2 लीड्स मजीद हैं, एक पोटेंशियल की है, एक करंट की लीड है, पोटेंशियल प्रोब, करंट प्रोब। तो जो करंट प्रोब है वो आपने कम से कम 10 फुट के फासले पर लगा दी,
ठीक है। C2 यहाँ शो किया हुआ है, 10 फीट के फासले पर पोटेंशियल प्रॉप सॉइल के अंदर इंसर्ट करनी है। ठीक है। अब ये 10 फुट के फासले पर लगाइए तो पोटेंशियल प्रॉप आपने कहाँ लगानी है? अर्थ इलेक्ट्रोड और करंट प्रॉप के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके 67% डिस्टेंस पे आप लगा दें। मिसाल के तौर पर करंट प्रॉप को आपने लगाया 10 फीट पर, तो पोटेंशियल प्रॉप को आप 6.7 फीट पे लगा दें। करंट प्रॉप को अगर आपने 100 फीट पे लगाया तो पोटेंशियल प्रॉप को आप 67 फीट डिस्टेंस पे लगा दें। ठीक है। तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली आपको एक्यूरेट वैल्यू दे देगा। दूसरा तरीका ये है कि आप करंट प्रॉब को जो जो भी डिस्टेंस आपने फिक्स किया है, पोटेंशियल प्रॉब को अर्थ इलेक्ट्रोड और करंट प्रॉब के दरमियान में डिफरेंट लोकेशन पे आप इंसर्ट करें, वैल्यूज लें, डिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टेंस आप ग्राफ प्लॉट कर लें। जिस डिस्टेंस पे आपके पास कर्व फ्लैट आना शुरू हो जाएगी वो वाली रीडिंग आपकी एक्यूरेट होगी। ठीक है। फिर आप वो वाली रीडिंग अर्थिंग रेजिस्टेंस की वो वाली रीडिंग यूज़ कर लेंगे। ये मैं आपको फिजिकली दिखा देता हूँ मीटर किस तरह का होता है। अच्छा, ये मैगर मीटर है। आप लोग स्क्रीन शेयरिंग में जो मैंने शो किया वो उसको बंद कर दें और जो मैं मोबाइल से शेयर कर रहा हूँ उसको ऑन कर लें। अच्छा, ये मैगर मीटर है आपके पास, इस तरह का दिखता है ये। ठीक है। ये मैगर मीटर है, टेस्ट का बटन है, वोल्टेज सिलेक्शन का बटन है और 2.3 पॉइंट सिलेक्शन है। आपने इसमें से 2.3 पॉइंट सिलेक्शन कर सकते हैं जो भी हम मेथड यूज़ करेंगे और एलसीडी के ऊपर सारा आपका डिस्प्ले आता रहेगा। ठीक है। अभी इसकी बैटरी डेड है, नहीं ऑन हो गया। अच्छा, जब आप इसको टेस्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको रेजिस्टेंस मेजर करके दे देगा जो भी आपने सिलेक्शन की होगी 2 पॉइंट पर या 3 पॉइंट पर। अभी तो लीड्स नहीं लगी तो आपको बहुत हाई रेजिस्टेंस शो करेगा। अच्छा, इसके साथ इन्होंने अपनी इंटरनल डायग्राम्स भी शो की हुई होती हैं, इसी के साथ पैनल पे दी हुई हैं कि डिफरेंट मॉडल के साथ डिफरेंट टाइप के आप कनेक्शंस कर सकते हैं। अगर आप जो हमारे पास है ये DET 3TD मॉडल है, 3TD मॉडल है ये। तो 3TD मॉडल के लिए आपके पास यहाँ उन्होंने शो किया हुआ है कि ये सब कनेक्शन आप कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट वाला है, ये भी 2 पॉइंट वाला है, ये 3 पॉइंट वाला कनेक्शन है। जो नेक्स्ट है वो 4 पॉइंट वाला कनेक्शन है, वो हमारे पास मीटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आपने डिस्टेंस मेजर करनी है तो आप इसके बैक साइड पे कनेक्शन दिए हुए हैं। ग्रीन इलेक्ट्रोड है, येलो इलेक्ट्रोड है और रेड इलेक्ट्रोड है। तो ग्रीन वाला आपका कनेक्ट हो जाएगा जो अर्थिंग पिट का जो रॉड है जो आपने ग्राउंड में इंसर्ट किया हुआ है उसके साथ। येलो वाला जो है वो पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड है और जो रेड वाला है वो करंट का इलेक्ट्रोड है। तो आपने अर्थिंग इलेक्ट्रोड के साथ ग्रीन वाला कनेक्ट किया और करंट वाला आपने 10 फीट के फासले पर लगा दिया और अर्थिंग इलेक्ट्रोड और करंट प्रोब के दरमियान में 67% डिस्टेंस पे आपने पोटेंशियल इलेक्ट्रोड लगा देना है। तो ये आपको एक्यूरेट वैल्यू दे देगा। ठीक है। ये सिंपल सा इसका यूज़ है। अच्छा, इसके सर साथ ये जो वायर्स पोटेंशियल आती और हैं, करंट वाले सोर्स है, समझ नहीं आई, दोबारा इनको भी पूछें। जमीन में इंसर्ट करना है। हाँ, ज़मीन में इंसर्ट करना है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ कैसे करना है। ये लीड्स हैं। ठीक है, ये तो सिंपल लीड्स हैं और रेड येलो ग्रीन ये तो कनेक्टिंग लीड्स हैं। और जो सॉइल में चीज़ आपने इंसर्ट करनी होती है वो ये होती है। आप इसके साथ लीड कनेक्ट करेंगे, ऐसे लीड कनेक्ट कर लेंगे इसके साथ और फिर इसको सॉइल में ऐसे वर्टिकली इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। तो येलो वाली जो लीड है वो आपने ज़्यादा डिस्टेंस पे लगाई और फिर येलो और ग्रीन के बीच में आपने रेड वाली लीड लगानी है 67% डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है। अब डिस्टेंस मेजर करते वक्त दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पहली चीज़ तो ये कि ये जो मीटर है इसके अंदर आपने ख्याल रखना है
कि इसके अंदर वो चौथा पॉइंट जिसका मैंने जिक्र किया था, मैं आपको एक दफ़ा शो करता हूँ। ये चीज़, ये जो आपको सिंबल इसने दिखाया हुआ है, ये वाला बीच में सिंबल, ये जो इस बॉक्स के अंदर सिंबल नज़र आ रहा है, ये आपको मैनुअल में भी नज़र आएगा कई जगह पे। इसको कहते हैं आई क्लैंप या करंट क्लैंप। जिस तरह क्लैंप मीटर्स होते हैं ना, आप वायर के ऊपर सिंपली वो क्लैंप ऊपर चढ़ा कर यस सर। करंट मेजर कर लेते हैं, ये उस तरह का क्लैंप होता है करंट मेजरमेंट्स के लिए। तो हमारे मीटर में ये इसकी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब होता क्या है कि जब आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और आपने अर्थिंग इलेक्ट्रोड के साथ मेजरमेंट्स लेनी है, तो वो अर्थिंग इलेक्ट्रोड आपके सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड है। वो अर्थिंग इलेक्ट्रोड ऐसा भी हो सकता है कि आपने मल्टीपल यूज़ किए हों, तो वो सब आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। जैसे हमारे पास लैब में दो अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स हैं नीचे डिपार्टमेंट के बाहर, वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो अब होगा ये कि वो दोनों की जो भी रेजिस्टेंस होगी वो इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो रेजिस्टेंस रिजल्ट आपको स्मॉल ही मिलेगा। ये वैसे भी जब भी आप हाई वोल्टेज में काम कर रहे होते हैं तो कम से कम 2 अर्थिंग पिट्स अब बनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होती रहती है। कभी गर्मी ज़्यादा होती है तो सॉइल ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलने लग जाती है। और कम से कम 2 ज़रूरी हैं, ज़्यादा हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि जब रेजिस्टेंस आपकी ज़्यादा हो जाए तो केमिकल्स भी उसके अंदर डाले जाते हैं उसकी रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। नमकीन पानी भी डाला जाता है, सादा पानी भी डाल सकते हैं उसके अंदर। हम भी यहाँ पर पानी डालते हैं कभी कभी जब रेजिस्टेंस हमारी ज़्यादा आने लग जाए। मिनिमम वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की, जो ग्रिड स्टेशन तो जो हाई पावर इक्विपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, वो है 0.5 ओहम्स। 0.5 ओहम्स से रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। 0.5 ओहम्स मैक्सिमम लिमिट है। जो आपके पास थोड़े छोटे पावर के सिस्टम्स होते हैं उसके लिए आप 1 ओहम भी रख सकते हैं और 5 ओहम भी रखी जाती है किसी जगह पर। फॉर एग्जांपल जिस तरह के हमारे ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स के जो लैब है, इसका इक्विपमेंट तो मैक्सिमम एक इक्विपमेंट जो है वो 3.3 किलो वाट्स का इक्विपमेंट है। इसके लिए 5 ओहम्स की भी अर्थिंग रेजिस्टेंस काफ़ी है। लेकिन हम क्योंकि किलो वोल्ट्स में काम कर रहे हैं तो हमें रेजिस्टेंस जो है सबसे कम चाहिए, 0.5 ओहम्स चाहिए, उससे लेस होने चाहिए। 0.5 ओम से ज़्यादा होगी तो फिर हम उस पर काम नहीं करते, फिर हम उसके ऊपर पानी डालें, केमिकल डालें, उसके सॉइल में रेजिस्टेंस कम करनी पड़ती है। सर जी सर अगर कोई इंसान को मतलब वो कोई फॉल्टी करंट इंसान के थ्रू पास कर दे, तो जो एक ह्यूमन बीइंग है वो कितनी रेजिस्टेंस उसकी कितनी रेजिस्टेंस होती है? इसकी तो 0.5 थ्रेशोल्ड यार, है ना। जो हमारी ह्यूमन बीइंग की रेजिस्टेंस होती है ना, वो कुछ मेगा ओम्स में होती है बॉडी की। लेकिन हमारे पास वो वोल्टेजेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि किलो वोल्ट्स काम कर रहे हैं तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतना रिस्क लें। तो हमने हर तरह से, मतलब हम अर्थिंग को मिनिमम से मिनिमम रखना है। ठीक है। सही है सर। आइडियली जो आइडियल कंडीशंस के मुताबिक तो अर्थिंग और ग्राउंड है, जो आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है, उसके दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस 0 ओम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि दोनों सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए। ठीक है, लेकिन आइडियल कंडीशन तो ज़ाहिर है वो अचीवेबल नहीं है। तो हम जो रेजिस्टेंस है वो हमें मिलती है 0.5 ओम्स तक मिल जाती है। लैब में भी हमने 0.3 ओम्स हमारे पास होती है आमतौर पर। ज़्यादा हो जाती है फिर हम उसे पानी डालते हैं तो फिर कम हो जाती है। अच्छा, अब मैं चीज़ बता रहा था कि आपने इसकी जो मेजरमेंट लेनी है उसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो जो आपकी वायर है, इस वायर की भी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो ये 10 मीटर्स की वायर है और एक इसमें से 5 मीटर्स की वायर है, एक चाहे 3 मीटर्स की वायर है। तो वायर की अपनी रेजिस्टेंस भी काफ़ी होती है, मतलब हमारे जो अर्थिंग का स्टैंडर्ड है उसके लिहाज से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपने क्या करना है, पहले आप इस जो वायर की रेजिस्टेंस मेजर करेंगे और उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। टोटल में से वायर की रेजिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थिंग की रेजिस्टेंस मिल जाएगी, वो एक्यूरेट रीडिंग होगी। फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले हम रीडिंग्स ले रहे थे तो हमें अर्थिंग रेजिस्टेंस शो हो रही थी 0.45। उसमें वायर की रेजिस्टेंस भी इंक्लूडेड थी प्लस अर्थिंग की अपनी रेजिस्टेंस भी इंक्लूडेड थी। बाद में हमने चेक किया अर्थ की ये वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, तो 0.14 ओम्स जो है वो सिर्फ वायर की रेजिस्टेंस थी। तो एक्यूरेट रीडिंग के लिए 0.45 में से 0.14 माइनस किया तो 0.31 ओम्स आपकी अर्थिंग की रेजिस्टेंस निकल आई। ठीक है, ये चीज़ चेक करनी पड़ती है, क्योंकि वायर्स में लूज कनेक्शन भी आ जाते हैं। वायर की लेंथ भी अपनी काफ़ी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस तो इसमें आ जाएगी।
दूसरी चीज़ का ख्याल ये करने की, जो मैं आपको बता रहा था कि आपके जो अर्थिंग पॉइंट्स हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो हमारे पास 2 अर्थिंग पॉइंट्स है पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और साथ में तीसरा जो चीज़ है वो आपका अपना इक्विपमेंट है सारा जो कनेक्टेड है। तो जब आप एक सिंगल इलेक्ट्रोड की रेजिस्टेंस मालूम करने जाते हैं और आप उस सिंगल इलेक्ट्रोड को बाकी सिस्टम से डिस्कनेक्ट नहीं करते, तो होगा क्या कि आपके पास जो रेजिस्टेंस होगी उस सिंगल इलेक्ट्रोड की भी आएगी, प्लस सेकंड इलेक्ट्रोड की भी आएगी, प्लस जो आपका इक्विपमेंट है ऊपर तक पूरे सिस्टम की रेजिस्टेंस को मेजर करके देगा पैरेलल में। तो आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस मेजर करता है, जिसकी रेजिस्टेंस आपने मेजर करनी है उसको बाकी सिस्टम से अलहदा कर लेना है, उस इलेक्ट्रोड को बाकी सिस्टम से अलहदा कर लेना है। इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। तो आप एक अर्थिंग पिट पे जाएंगे, उसकी इलेक्ट्रोड को सेपरेट करेंगे, कॉपर स्ट्रिप उसकी रिमूव करेंगे, उसके साथ मीटर लगा के रेजिस्टेंस मेजर की, फिर उसको वापस कनेक्ट कर दिया। फिर दूसरे अर्थिंग पिट पर गए, उसका भी कॉपर इलेक्ट्रोड इसी तरह सेपरेट किया अपने सिस्टम से, बाकी उसकी रेजिस्टेंस मेजर की, और उसके बाद दोबारा से उसको कनेक्ट कर दिया। आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगे रेजिस्टेंस की, उन दोनों को पैरेलल सॉल्व कर लें तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी अर्थिंग पिट की वैल्यू होगी। अच्छा, अगर आप हमारे पास थोड़ा ये मीटर अगर एडवांस वाला होता तो हम इस अपने कॉपर स्ट्रिप को सिस्टम से डिस्कनेक्ट किए बगैर भी मेजर कर सकते थे। वो कैसे? जो मैंने अभी आपको आई क्लैंप मीटर का बारे में बताया कि इसके साथ एक क्लैंप मीटर की ऑप्शन भी आती है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो सर इसकी वीडियो नजर न्यूअर नहीं आ वर्जन रही। में। वीडियो मैंने बंद कर दी, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जो आई क्लैंप मीटर की ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो थोड़े से नए वाले वर्जन में आती है। उसमें ये होता है कि आप वो क्लैंप लगा देते हैं सिर्फ और सिर्फ उस इलेक्ट्रोड के ऊपर जिसकी आपने मेजर करनी है रेजिस्टेंस। तो ये सिर्फ रेजिस्टेंस उसी की मेजर करके देगा जिसके ऊपर आपने क्लैंप मीटर लगाया होगा, बेशक आपने सेपरेट उसको ना किया हो अपने सिस्टम से। जैसे मैंने अभी ये मैनुअल शेयर किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है ये शेयर मैनुअल पिक्चर नज़र आ रही है? यस सर। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये उसने क्या देखा है, ये बिल्डिंग की अर्थिंग इलेक्ट्रोड है जो ग्राउंड के अंदर कनेक्टेड है, उसके साथ वो ये 4 पॉइंट मेजरमेंट्स कर रहा है। मतलब ये मीन्स कि इसकी यहाँ पर 4 पिट्स बनी हुई है इसकी, ठीक है, 4 पिट्स बनी हुई है, और चारों के साथ इकट्ठे कॉमन करके वो मेजर करना चाह रहा है। तो वो क्या करेगा, जिसकी मेजर करनी है उसने अर्थिंग, फॉर एग्जांपल ये राइट मोस्ट की वो मेजर करना चाह रहा है, इसके साथ वो क्लैंप मीटर लगा देगा, जो क्लैंप करंट का जो क्लैंप है वो लगा देगा। और इसमें मीटर में ऑप्शन भी होती है कि जब क्लैंप मीटर लगाएंगे तो आप नॉब से वो वाला मोड सेलेक्ट करेंगे। फिर ये क्या करेगा कि सिर्फ और सिर्फ इस वाले इलेक्ट्रोड की जिसके ऊपर आपने क्लैंप मीटर लगाया हुआ है, सिर्फ इसकी रेजिस्टेंस मेजर करेगा, क्योंकि वो इसका करंट मेजर कर रहा है, वोल्टेज तो वो सबकी मेजर कर रहा है, करंट सिर्फ इसका मेजर करेगा, बाकियों को इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं विदाउट डिस्कनेक्टिंग। वरना ये होता है कि आप ये जो लेफ्ट मोस्ट वाले जो 3 इलेक्ट्रोड्स हैं, इन तीनों को डिस्कनेक्ट करते पूरे सिस्टम, इन तीनों को बारी बारी डिस्कनेक्ट करते, तीनों की बारी बारी मेजर करते, और वो थोड़ा लंबा काम हो जाता है। इसको कहते हैं ART। ART से बनता क्या है कि एक्यूरेट रेजिस्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, ये ART मोड हमारे मीटर में अवेलेबल नहीं है, ये नए वाले उसके मॉडल में है। इस चीज़ की समझ आइए। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नहीं सर, ये जो IRT है ART इसमें, और जो ART सॉरी, तो जो और हम जो 3 पॉइंट पहले पढ़ रहे थे सर, उसमें और इसमें क्या फर्क है फिर? उसमें और इसमें यही फ़र्क बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास मल्टीपल अर्थ पिट्स बनी हुई हैं, तो उसका नुकसान ये है कि, नुकसान तो नहीं है, फ़ायदा ये है कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों की कम होकर मिलती है। आपने जब मेजरमेंट्स लेनी है ना, तो अभी इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपके पास 4 इलेक्ट्रोड्स, 4 अर्थ पिट्स बने हुए हैं। तो इन चारों में से आप इस एक की मेजर करना चाहते हैं रेजिस्टेंस। अब इस एक की मेजर करनी है तो मैंने आपको बताया था कि आप इस एक को पूरे सिस्टम से डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर इसकी मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, तो इसमें जिसमें ART की ऑप्शन होगी जिस मीटर में, उसमें आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना पोटेंशियल इलेक्ट्रोड लगाया, करंट इलेक्ट्रोड लगाया, और जिसकी रेजिस्टेंस आपने मेजर करनी है जिस इलेक्ट्रोड की, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर आपने ये क्लैंप मीटर लगा दिया।
ये करंट क्लैंप लगा दिया। बाकी ग्रीन वाली प्रॉब आपकी कॉमन पॉइंट पे लगी हुई है, आपने इस सिस्टम से डिस्कनेक्ट नहीं किया। ART मोड में हम अपने इलेक्ट्रोड को बाकी सिस्टम से डिस्कनेक्ट नहीं करते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एडिशन क्या करते हैं, एक करंट क्लैंप लगा देते हैं। ये करंट मीटर, करंट सेंसिंग के लिए यूज़ हम कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, सिर्फ इस इलेक्ट्रोड का करंट मेजर करेगा और इसी के रेजिस्टेंस आपको मेजर करके देगा, ठीक है। इसी तरह फिर आपने नेक्स्ट इलेक्ट्रोड की मेजर करनी, तो आप इस क्लैंप को उतारेंगे, नेक्स्ट वायर के ऊपर लगा देंगे, वो इसकी भी मेजर कर लेगा। फिर यहाँ से क्लैंप उतारेंगे, उससे अगले इलेक्ट्रोड पर लगा देंगे, वो उसकी मेजर कर लेगा। मीन्स के इसके लिए आपको अपने इलेक्ट्रोड्स को सिस्टम से डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ता। जो हमारे पास मीटर है उसमें क्लैंप मीटर की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हमें एक एक इलेक्ट्रोड को पहले सिस्टम से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, उसकी डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी अलग अलग। सही है अब सर। कुछ क्लियर हुई है बातें? तो फिर यस सर, क्लियर है। इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो जब डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बनाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें आपको। सर जी जी। सर अगर चारों की इकट्ठी मेजर करनी हो रेजिस्टेंस तो फिर क्या करते हैं? चारों की इकट्ठी नहीं मेजर करते ना, क्योंकि दरम्यान में कनेक्शन लीड्स भी होती हैं और वो दूर दूर होती हैं बिट्स, तो दरम्यान में भी कुछ रेजिस्टेंस आ जाती है। आप जब भी मेजर करेंगे अलग अलग मेजर करेंगे। यस। या ये भी कर सकते हैं कि आपने जैसे हमारे पास दो अर्थिंग पिट्स है ना, ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ऊपर से सिर्फ जो आपका इक्विपमेंट है ना उसको डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है। बाकी दोनों यस। इलेक्ट्रोड्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे, ऊपर से सिस्टम आपने डिस्कनेक्ट कर दिया और ऊपर सिर्फ उस कॉमन पॉइंट पे मेजर कर लें, लेकिन फिर भी वो इतनी एक्यूरेट रीडिंग नहीं होगी जितनी आप इंडिविजुअली इलेक्ट्रोड की मेजर करेंगे। ठीक है, कुछ क्लियर हुई है बातें? यस सर। अच्छा, चलिए मैं आपको थोड़ा सा लैब का विजिट करवा देता हूँ। अच्छा, आप लोगों को कैमरा नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है? यस सर, नजर आ रहा है। यस। अच्छा, मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कुछ छोटी छोटी जो लैब की हैं, फिर ताकि नेक्स्ट लैब से हम प्रॉपर काम शुरू करें। अच्छा, ये आपका कंट्रोल पैनल है। सबसे पहले ये आपने लैब में कई दफ़ा देखा होगा, आप अक्सर जब लैब में विजिट करते हैं तो कंट्रोल पैनल पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहले तो सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए आपके पास एक एमरजेंसी स्विच दिया हुआ है, कोई फॉल्ट कंडीशन आए तो डायरेक्टली इसको प्रेस कर दें और सब कुछ आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। आपके पास की स्विच है पावर को ऑन करने के लिए, ये पावर ऑन सिर्फ पैनल की पावर ऑन करेगा, इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। इसके साथ अगर आपने ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई करनी है वोल्टेज, तो फिर आप यहाँ से मेन पावर का बटन ऑन कर देंगे, तो यहाँ से जब ऑन करेंगे तो फिर आपके ट्रांसफार्मर को पावर चली जाएगी। ट्रांसफार्मर की जो इनपुट वोल्टेज है वो वेरिएबल है, ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ऑटो ट्रांसफार्मर से इनपुट वोल्टेज वेरिएबल अप्लाई करेंगे और वो आपको आउटपुट पे वेरिएबल हाई वोल्टेज जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ से वोल्टेज अप वोल्टेज डाउन से आप ये रेगुलेशन कर सकते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये इंडिकेशन है लोअर अपर लिमिट्स की। चार्ज गैप इंक्रीज डिक्रीज, जब ये हम स्फीयर गैप के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो उसमें डिस्टेंस कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ होगा। इस तरह डिस्चार्ज गैप इंक्रीज डिक्रीज ये भी तब यूज़ होगा जब हम स्फीयर गैप के एक्सपेरिमेंट करेंगे। और इसके साथ ऑप्शन अवेलेबल है ग्राउंडेड और नॉट ग्राउंडेड की, ये दो बटन अवेलेबल हैं। जब भी हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे होंगे तो उनको हमने डिस्चार्ज करना है, क्योंकि वो चार्ज स्टोर कर लेंगे अपने पास, हमने उनको डिस्चार्ज करना है। अगर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा रहता है। तो डिस्चार्ज हम मैनुअली जाके अर्थिंग रॉड के थ्रू भी कर सकते हैं, और यहाँ पैनल पे बैठ के हमारे पास मोटराइज्ड एक अर्थिंग रॉड होता है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। ड्यूरिंग ऑपरेशन नॉट ग्राउंडेड रखेंगे और ऑपरेशन के बाद ग्राउंड कर देंगे। बाकी इसमें मीटर अवेलेबल है, डीसी किलो वोल्ट्स में हम डीसी मेजरमेंट लेना चाहें वो मेजर करके दिखा देगा, एसी हाई वोल्टेज मेजर करके दिखा देगा, इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी मेजर करके दिखा देगा।
इसके अलावा एक पीक वोल्ट मीटर है, डिजिटल वोल्ट मीटर है। ये AC और DC दोनों मेजरमेंट्स करके दे देगा। अगर हमने AC और DC दोनों इकट्ठी मेजरमेंट्स लेनी है तो हमें उन दोनों में से एक मेजरमेंट्स हम इस वाले मीटर पर लेंगे और दूसरी मेजरमेंट हम इनमें से किसी एक मीटर पर ले लेंगे जो पैनल के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है। बाकी हमारे पास एक ऑसिलोस्कोप है, ये काफ़ी अच्छी ऑसिलोस्कोप है, एडवांस ऑसिलोस्कोप है और काफ़ी इसके अंदर अच्छे फंक्शनैलिटीज हैं, ये भी हम देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर वार्निंग लैंप्स लगे हुए हैं। वार्निंग लैंप्स क्या कर रहे हैं कि वो इंडिकेशन देते हैं कि अब ऑपरेशन चल रहा है। सिंपल अगर पावर ऑन करेंगे तो एक वार्निंग लैंप ये वाला ऑन हो जाएगा, अगर ट्रांसफार्मर की इनपुट सप्लाई करेंगे तो दूसरा वार्निंग लैंप ऑन हो जाएगा। और जो केज की एंट्रेंस है, एंट्रेंस पर स्विच लगा हुआ है। अगर कोई बंदा ड्यूरिंग ऑपरेशन इस स्विच दरवाजे को खोलता है तो ये स्विच आपका ओपन हो जाएगा, आपके सारे के सारा पैनल उसकी पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। ये सेफ्टी के लिए है। और जितना भी इक्विपमेंट है, अगर आपने मोटराइज्ड ग्राउंडिंग स्विच यूज़ किया हुआ तो वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड भी हो जाएगा ताकि सब के सब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए। ये आपका अर्थिंग रॉड है। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या हमने कोई चेंजिंग्स करनी है या नया एक्सपेरिमेंट पैचअप करना है तो इस अर्थिंग रॉड के थ्रू हम हर इक्विपमेंट को, खासतौर पर इस कैपेसिटर्स को डिस्चार्ज करेंगे। बस जाके हमने इसको टच करना है एक एक इक्विपमेंट को ताकि वो डिस्चार्ज हो जाए। ये मेन ट्रांसफार्मर है, 100 किलो वोल्ट जनरेट करके देगा। 10 kVA इसकी अपेरेंट पावर है और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग्स दो प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं और दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं। दो प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं, उन दोनों को पैरेलल में भी ऑपरेट कर सकते हैं, उनको सीरीज में भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सीरीज एडिंग और सीरीज अपोजिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ा था हमने कि दो वाइंडिंग्स को सीरीज में कैसे करना है, ट्रांसफार्मर की पैरेलल में भी ऑपरेट करना है तो दो वाइंडिंग्स को पैरेलल में कैसे करना है। तो ये इसके इनपुट टर्मिनल्स हमने दिए हुए, इसमें दोनों वाइंडिंग्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है और 220 वोल्ट इनपुट हम इसको सप्लाई कर रहे हैं। इनको सीरीज में कनेक्ट कर दें तो हम 440 वोल्ट भी सप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम। और आउटपुट पर भी इसकी दो वाइंडिंग्स हैं, एक लो वोल्टेज वाइंडिंग है, एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। तो वोल्टेज वाइंडिंग है वो तो हम 100 किलो वोल्ट जनरेट करके देगी। इसकी जो ये जो मेन फ्रेम है यहीं से इसकी आउटपुट आएगी। जैसे हमने कनेक्शन लीड एक लगाई हुई है इसके साथ, यहीं से हम इसकी आउटपुट लेते हैं। ये इसका टर्मिनल है। और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है इसकी सेकेंडरी साइड पर वो उसके कनेक्शन लीड्स उन्होंने ये दिए हुए हैं। ये भी आपको मैक्सिमम 220 वोल्ट्स तक देगा। ये हम यूज़ करते हैं जब हमने इसके साथ सेकंड ट्रांसफार्मर को कैस्केडिंग में लगाना हो ताकि हम आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा ले लें। तो अगर हम सेकंड ट्रांसफार्मर बिल्कुल आइडेंटिकल है इसी के साथ का, वो अगर हम इसके साथ कैस्केड में लगाएंगे तो मैक्सिमम 200 वोल्ट्स हम ले सकते हैं AC आउटपुट। इसके अलावा जो अर्थिंग बिट है नीचे, वहाँ से कॉपर की स्ट्रिप आ रही है, वो यहाँ कॉपर की स्ट्रिप आपके लैब तक ऊपर तक आ रही है और इसके साथ आपने हर इक्विपमेंट को कनेक्ट करना है। आप कॉपर की स्ट्रिप के साथ ये छोटी स्ट्रिप्स जा रही हैं, ये ट्रांसफार्मर्स के साथ भी कनेक्टेड है, मेजरिंग डिवाइसेस के साथ भी कनेक्टेड है, जो हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप पैच किया हुआ है उसके साथ भी कनेक्टेड होंगे और साथ में पैनल जो आपका जिसमें हम काम कर रहे हैं उसके साथ भी कनेक्टेड होंगे, हर चीज़ के साथ ही कनेक्टेड होंगे। और जो केज है हमारा, जो पूरे लैब के गिर्द हमारा केज है, इस केज को भी आपने ग्राउंडिंग के साथ कनेक्ट करना है। और ये जो जितना भी कनेक्शन है ये हमने सिंगल पॉइंट के साथ करना है। जैसे यहाँ पर हमने सिंगल पॉइंट के साथ सब कनेक्शंस किए हुए हैं। इसकी रीज़न ये है कि आप हाई वोल्टेजेस के केस में कहीं पे भी कोई लूप्स जनरेट नहीं कर सकते। अगर आपने लूप जनरेट कर दिए या डिफरेंस इन डिस्टेंस, मतलब अर्थिंग के दरमियान में आपने डिस्टेंस डिफरेंट कर दिया इक्विपमेंट का, तो हो क्योंकि आपकी अर्थिंग में रेजिस्टेंस आएगी कुछ ना कुछ, तो हाई वोल्टेजेस के केस में वो रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, पॉइंट्स में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो जब भी वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक का ख़तरा रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपने सेटअप करना है, जब भी आपने यह काम करना है, तो आपके अर्थिंग पॉइंट्स सब के सब एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हों।
यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। सब चीज़ें समझ आ रही हैं? अभी तो बस मैं बेसिक चीज़ें ही बता रहा हूँ आपको, इक्विपमेंट दिखा रहा हूँ। यस सर। आइडिया और है सर थोड़ा। बाकी इतनी कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, आसान आसान चीज़ें हैं, सिंपल। बस जो मेन चीज़ मैटर करती है वो इसमें ये चीज़ है कि आप इसको ऑपरेट किस तरह से करते हैं इस इक्विपमेंट को, इसके सेफ्टी का कितना ख्याल रखते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें ऐसा कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, रट्टे वाली चीज़ें हैं सारी, और इंतहाई आसान सब्जेक्ट है। और ये चीज़ इंडस्ट्रियल लेवल पे भी काफ़ी काम आएगा आपको। मेजरमेंट्स के लिए केबल्स हैं, ये हाई प्रेशर लाइंस केबल हैं, कॉपर, ये शील्डेड केबल्स होती हैं। इनके अंदर एक केबल होगी, बाहर इंसुलेशन के अंदर एक आउटर शील्डिंग रिंग भी होता है पूरा, ठीक है। ये इंसुलेटेड है। इसी तरह ये वाली दूसरी केबल है, ये भी कॉपर, इसको ब्रेडेड कॉपर केबल कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। चलें यहाँ पर बस फिर एंड करते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो। किसी ने कुछ नहीं पूछना? सबको समझ आ गई या सब लोग सो रहे हैं? नहीं सर सर समझ आ आ। गई समझ आ है। गई सर। सर समझ आ गई सर। ये यूनिवर्सिटी में लैब्स की डेमोन्स्ट्रेशन कब होगी? ये जब मिड टर्म्स होंगे ना आपके, तो मिड टर्म से एक वीक पहले आप आएंगे, मतलब कि मिड टर्म से जो फाइनल वीक होगा वो आपका ऑन कैंपस होगा, उसमें आके लैब परफॉर्म करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पूरा सेमेस्टर ऐसे ही करेंगे। बाकी सेमेस्टर भी हम काम करेंगे, रिपोर्ट्स वगैरह आपने बनानी होगी। मैनुअल मैं अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ, अभी एक लैब का मैंने बनाया, तो नेक्स्ट वीक जब मैं लैब की डेमोस्ट्रेशन वीडियो बनाऊंगा तो साथ में मैनुअल भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर। अच्छा, ओके इसमें ना सर। मैनुअल्स सर ये दो लैब तीन के मैनुअल्स वीडियो हैं। लेक्चर जी जी पूछें। सर ये लैब के वीडियो लेक्चर होंगे या इसी तरह ऑनलाइन ही होंगे? वीडियो लेक्चर्स होंगे, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूंगा। उसके बाद जो आपका जिस तरह आज के दिन आपकी लैब का स्केड्यूल है, तो इस टाइम पर हम इंटरेक्टिव सेशन लेंगे, हर वीक इसी यस टाइम पर होगा। वीडियो लेक्चर यस मैं इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को अपलोड कर दिया करूँगा। तो फिर आपके जो आज थर्सडे है, तो आज के दिन आपका इंटरेक्टिव सेशन होगा, तो आपके पास टाइम होगा वीडियो लेक्चर देखने का। और वीडियो ओके लेक्चर सर। लाजमी देखना है, ये ना हो वीडियो लेक्चर देखे ही ना आप और इंटरेक्टिव सेशन में आ जाएं। तो इस दफ़ा HOD ने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि अगर किसी ने वीडियो लेक्चर नहीं देखा, तो अगर ऐसे आपको ये कहे कि सर मैंने वीडियो लेक्चर नहीं देखा, तो डायरेक्टली आप उसकी एब्सेंट मार्क कर दें, फिर उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो अटेंडेंस सर लगेगी किस तरह? अभी अटेंडेंस का जो सीन है वो ये है कि यहाँ पर कमेंट्स में आप अपनी अपनी आईडीज़ लिख के भेज दें, अपनी यूनिवर्सिटी आईडीज़, ये जो टाइप करके यहाँ भेज दें, मैं यहाँ से अटेंडेंस मार्क कर लूँगा। सब लोग यहाँ पर लिख कर भेज दें। सर वो जो दूसरी लैब आप हमें करा रहे हैं उसका भी ये सेम ही पैटर्न होगा? हाँ, उसका भी सेम पैटर्न होगा। वो तो है हमारे पास लैब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो वो तो हम ऑनलाइन ही करेंगे। उसके लिए चलो आपको ऑन कैंपस आने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑन कैंपस अगर आप आएंगे भी तो आपने यहाँ कंप्यूटर पर बैठ कर ही करना है। तो उससे बेहतर है फिर आप घर बैठ कर ही कर लें। हम उसका मैं वीडियो लेक्चर आपको भेज दिया करूँगा। इंटरेक्टिव सेशन में दोबारा से मैं वही चीज़ रिपीट भी कर दूँगा, क्योंकि वो मतलब आपको डेमोन्स्ट्रेट करके लाइव भी दिखा दूँगा, तो वह इतना इशू नहीं होगा। वो तो वो लैब आसान है, उसमें इतना मुश्किल नहीं होगा आपको। सही है सर। सब ने मार्क कर दिए मेरे ख्याल में, अटेंडेंस सब नहीं तो। चलें ठीक है, बस जिन्होंने अटेंडेंस मार्क कर दिया वो लीव करते जाएं। बस आज का सिर्फ हमने डेमो ही लेना था। जो लैब मैनुअल्स हैं, मैनुअल्स में अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ, जो एक्सपेरिमेंटल मैनुअल्स हैं वो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, जो क्योंकि इक्विपमेंट के साथ आया था वो स्टूडेंट मैनुअल के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता। तो मैं खुद डिज़ाइन कर रहा हूँ। एक लैब का मैंने कर लिया है, लैब नंबर 1 का, वो मैं नेक्स्ट वीक कर दूँगा अपलोड साथ ही।
और इसके साथ साथ आईडीज़ भेजें अपनी साथ, नाम ना भेजें सिर्फ। ठीक है, आईडी आ गई है। अच्छा, इसके साथ साथ एक यूज़र मैनुअल भी मैं अपलोड करूँगा। उस यूज़र मैनुअल के अंदर हर एक इक्विपमेंट की डिटेल लिखी हुई है। एक एक इक्विपमेंट की उसकी रेटेड वैल्यूज़ क्या हैं, उसका यूज़ क्या है, उसका नाम क्या है, पिक्चर्स के साथ उन्होंने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी हुई है। वो भी मैं अपलोड करूँगा। जहाँ पे भी इशू आएगा तो आप लोगों ने उसको रेफ़र कर लेना है। मैं भी समझा दूँगा ज़ाहिर है, लेकिन वो मैनुअल आपने खुद भी पढ़ना है उसको। सर सर अटेंडेंस ये कहाँ रिकॉर्डिंग शेयर कर पे? दीजिएगा। मैं शेयर कर दूंगा, वो इस वीकेंड पे या मंडे तक मैं शेयर कर दूंगा। ओके। सर अटेंडेंस मार्क कहाँ पे करनी है? बस ये एसएमएस में ये टाइप करके मुझे भेज दें। एसएमएस नहीं है, जो कमेंट्स में मुझे टाइप करके भेज दें या मीटिंग में। बस ठीक है, जिन्होंने अटेंडेंस मार्क कर लिए वो लीव करते जाएं, जिनको कोई क्वेश्चन है वो रुक जाएं। क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कुछ करना है तो बाकी लोग लीव कर जाएं बेशक। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। सर ये जो भी रिकॉर्डिंग है ये आप अपलोड कर देंगे जीसीआर पे? हाँ, ये मैं अपलोड कर दूंगा, ये आज ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर। बिलाल, आदिल और हमसा, कोई क्वेश्चन नहीं है तो लीव करते हैं, मैं फिर मीटिंग एंड कर दूं। हाँ फुरकान है। यार कमेंट का ऑप्शन नहीं शो हो रहा, पता नहीं किधर है। वो वर्कनी के ये सेंटर में देखना, ये जो मैसेज का मैसेज शो हो रहा है, मैसेज नहीं शो हो रहा, ये पार्टिसिपेंट के नहीं, साथ यार एक मिनट, तुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ। चल सेंड कर।
मुझे वही नहीं हुआ ना यार। मैसेज तब से मैं कह रहा था, बोल रहा था कॉल की है, मीटिंग एंड हो गई है, फिर दोबारा की है। मैं सबसे पहले लॉग इन हुआ था, फिर भी अटेंडेंस नहीं लग पाई। जल्दी सेंड कर। आ गई है, चेक कर ले। ये जो पार्टिसिपेंट है इसके साथ जो है ना लोगो, यार ये फिर जहाँ पे, लैपटॉप से ही हो रहा है, फिर मैंने मोबाइल से किया हुआ, मोबाइल पे मुझे शो ही नहीं हो रहा। तो मेरा भी मोबाइल पे ही है, मोबाइल से किया हुआ है। यार ये सेंटर में नहीं तुझे मैसेज का लोगो जो मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया, ये दिख रहा है? यार ये तो नहीं दिख रहा मुझे ना। हाँ तो फिर कोई मसला होगा। मतलब सेटिंग चेंज हो गई ना। वही ना। चल देख ले, अगर लगती है तो लगा ले, नहीं तो फिर उससे रब्ता कर ले डायरेक्ट। मेरी नहीं लग रही, 2 मिनट रुक। शेयर स्क्रीन टर्न ऑफ पिक्चर इन कॉल मैसेज। ये तो कोई और चीज है। अटेंडेंस रहेगी, चलो। हेलो मीर, क्या हाल है? यार अटेंडेंस कितना लगानी है मुझे? दो बंदे हैं। ना ना खत्म हो गई शायद।
वेट करो, कहाँ पे है यार?